द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं भुवनेश अग्रवाल, नमस्कार। दोस्तों, बाजार टूटा है। कल बाजार टूटा और टूट के 50% कवर कर लिया। तो आप ये मत मानिए कि ये जो बाजार टूटा है ये कवर कर गया। इसका मतलब ये नहीं बाजार में कवरिंग शुरू हो गई, बाजार में तेजी शुरू हो गई, मंदी घट, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत मानिए। बाजार पर प्रश्नवाचक चिन्ह पहले भी था, आज के 10 दिन पहले भी था और आज भी। और कितने गिरावट आएगी ये अभी निश्चित नहीं किया जा सकता। घबराइए मत मेरी बात से, मेरी पूरी बात सुनिए। मैं आपको पूरा संबल दूंगा, पूरी तसल्ली दूंगा और पूरी गाइडलाइन बताऊंगा आपको। बाजार में गिरना जो शुरू हुआ है वो कॉर्पोरेट रिजल्ट से शुरू हुआ है। कॉर्पोरेट रिजल्ट खराब आ गए और ये आने भी थे भाई। 6-7 क्वार्टर के रिजल्ट, पहले तो कोरोना काल में वर्किंग सही थी इन कंपनियों ने। कुछ तो तेजी आई, कुछ सर्कमस्टेंशियल तेजी थी, कुछ केमिकल शेयरों के अंदर कारण तेजी थी, कुछ ऑटोमोबाइल के कारण तेजी थी कोरोना काल में। और वो तेजी आई, फिर एक 6 क्वार्टर का गैप लगा था उसमें, 1.25 साल ढीला चला था बाजार। उसके बाद फिर ये 6 क्वार्टर की तेजी आ चुकी है। तेजी चली, वर्किंग अच्छी आई। तो 6 क्वार्टर की वर्किंग देने के बाद में अगर बाजार में थोड़ा स्लोनेस आती है, थोड़ा ढीलापन आता है, तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। ये ड्यू था, ओवर ड्यू था ये। अच्छा, सरकार भी इस बात से चिंतित थी कि बैंकों की FDR खाली हो गई, बैंकों के अंदर कैश नहीं बचा, सारा शेयर बाजार में आ गया वो। और देखिए, आप देखिए, सेबी ने भी पूरी कंट्रोल करने की प्रयास की इस तेजी को, लेकिन ज़्यादातर शेयरों पे तो सर्विलेंस लगा रखा है, एडिशनल सर्विसेज लगा रखा है, मेजर्स लगा रखे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बाजार कंट्रोल में नहीं आया। वो शेयर गिरते नहीं थे, मतलब थोड़ा बहुत गिरते थे, कोई खास बात नहीं, वो दूसरों को खींच ले जाते थे ऊपर। तो सटोरिया, अच्छा, पी रेशो इतने हाई थे कई शेयरों के तो खामखाई आसमान छू रहे थे। उन्होंने नेस्ले, हिंदुस्तान लीवर, HDFC बैंक, इन्फोसिस, TCS के पी रेशो को तो बहुत पीछे छोड़ दिया उन्होंने, ये समझ लो आप। और लगता ये था कि बस शेयर यही है। IPO बहुत ऊंची दरों पे आ रहे थे और वो इतने हैवीली और सब्सक्राइब हो रहे थे कि पूछो मत आप। अभी जो लेटेस्ट IPO जिसके अलॉटमेंट बेसिस आया कल परसों में, उसको 3.5 लाख करोड़ रुपया मिला, मतलब IPO में QIBs की तरफ से, HNIs की तरफ से और रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से। तो ये, अच्छा, फिर FFIs की लगातार सेलिंग आ रही थी, तो ये तो मान रहे थे कि इंडियन मार्केट इज हाई प्राइस्ड, और हाई प्राइस था। लेकिन आप ये मत मानिए कि ये जो कैटेगरी 1 शेयर हैं, यानी जो निफ्टी के शेयर हैं, सेंसेक्स के शेयर हैं, ये हाई प्राइस थे ना, ये बिल्कुल हाई प्राइस नहीं थे। तो सरकार का, अब मैं आपको बताता हूँ कि हाई प्राइस किस तरह थे, कौन कौन से शेयरों में। करीब ताज्जुब की बात है, जोमेटो 80-90 पैसे की EPS आएगी इसकी साल भर, वो भी गनीमत आ जाए तो। 134 रुपये 134.29 का पी रेशो है इसका। अच्छा, 200, 250 के भी पी रेशो है कई शेयरों के। तो एक वो यूं अभी IPO आया था थोड़े दिन पहले, यूनिकॉमर्स, उसका पी रेशो 200 रुपये है, 200 का है। फिर उसके साथ ही एक ब्रेन बीज का IPO आया था, उसकी कोई अर्निंग नहीं है, शेयर 750 रुपये हो। अच्छा, और बताता हूँ, डिलीवरी जिसकी कोई अर्निंग नहीं है, वो शेयर 450 रुपये है। वन पेड अप शेयर 450 रुपये विदाउट एनी अर्निंग। लॉरस लैब का 169 का पी रेशो है। थर्मैक्स का 92 का पी रेशो है। LNT का नहीं है ये, LNT का पी रेशो 36 है। थर्मैक्स करीब करीब वही काम करता है, उसके सारे कामों में से एक काम जो है वो LNT से मिलता जुलता है। थर्मैक्स बॉयलर बढ़ाता है या भैल जैसा कुछ काम करता है, ये इस तरह के काम। छोटी कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी नहीं। 92 का पी रेशो है थर्मैक्स का। बीकाजी फूड 75 का पी रेशो है। हिंदुस्तान लीवर का पी रेशो कितना है मालूम है? मात्र 60। रेनबो चाइल्ड हॉस्पिटल का 67 का पी रेशो है। ग्लोबल हेल्थ केयर का 80-90 का पी रेशो है।
अपोलो हॉस्पिटल का भी 100 से ऊपर है पी रेशो। तो ये क्या क्या इन्वेस्टमेंट लायक रहे थे क्या शेयर? कैसे इन्वेस्ट करोगे, कैसे बेनिफिट मिलेगा इन्वेस्टर को? अगर मान लो ग्रोथ रिपोर्ट भी करते रहते हैं, 15-20% की ग्रोथ रिपोर्ट भी करते रहते हैं, तो भी क्या इन्वेस्टमेंट लायक थे क्या? इसे रिस्क फैक्टर कितना बढ़ गया था इनमें। अब आप देखिए इन्होंने किस तरह बीट किया है। नेस्ले का पी रेशो 65 है, मल्टीनेशनल कंपनी, 1 करोड़ रुपया दिया लोगों को, इट इज ए वेल्थ जनरेटर। HDFC बैंक 19.23 है, द किंग ऑफ द बैंकिंग सेक्टर एंड अमंग द सॉवरेन ऑफ द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। इट इज ए शेयर 19.23 का पी रेशो है इसका आज भी। और ये गिरा नहीं है शेयर, गिरने की गुंजाइश ही नहीं है, इसमें वर्किंग सुधरने जा रही है इसकी। नेस्ले में 0.5% प्रॉफिट घट के आया टोटली। अच्छा सर, टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज 39.95 का पी रेशो है, और इन्फोसिस का 28.19 का पी रेशो, 69 का पी रेशो। तो इन कंपनियों का जो वेल डिविडेंड पेइंग है, और ग्रोथ भी चलो स्लो है, फास्टर हो जाएगी, अब हो रही है इनकी ग्रोथ, सुधर रही है। मंदी में चलेंगे, जिसको मंदी आप कह रहे हो, मंदी आने की बात कहते हैं, उसमें चलेंगे। मार्केट के स्टेबलाइज होते ये शेयर चल देंगे। KPIT टेक्नो जिसका 90 का पी रेशो, वो 52 पे आ गया। और कई रेशो गिरे भी हैं, और गिरने चाहिए भी, करेक्ट भी होने चाहिए। जैन टेक्नोलॉजी का पी रेशो 90 का है आज भी। अच्छा, ये मैं बता ही चुका हूँ। तो पी रेशो बहुत हाई हो गए थे, और बढ़िया बढ़िया शेयरों के पी रेशोज को बहुत पीछे छोड़ गए थे, मतलब ये सिर्फ निष्कर्ष मानिए। और ये रीजंस हैं, भारत सरकार की चिंता के रीजंस थे, जो मैंने पहले बताए, शुरू में बताए। तो सरकार ने क्या किया कि देख लिया कि सेबी के काबू में भी नहीं आ रहा बाजार। बस सेबी तो अपनी सीमाओं में तो काम करेगी। सेबी की जो सेबी एक्ट के अंतर्गत जो सेबी जो कंट्रोलिंग मेजर्स अडॉप्ट कर सकती है, वो अडॉप्ट किए है उसने, और करती रहेगी। कुछ असर होता भी है, चलो जितना कुछ है बाजार, वरना तो बाजार का ये हाल कर देते कि बिल्कुल इसको किसी लायक नहीं छोड़ते बाजार को, मैं आपसे बता रहा हूँ। तो खैर देखिए, भारत सरकार ने भी ये देखा कि इसको कूल डाउन करो, मार्केट को कूल डाउन वैसे हुआ नहीं, तो इन्होंने अडॉप्ट क्या किया कि सरकार ने देखा कि कूल डाउन करो। तो कूल डाउन का मतलब ये नहीं कि सरकार इसको क्रैश कर देगी ना, सरकार का मैं जहाँ तक समझता हूँ ऐसा इरादा नहीं है, ना हो सकता है। क्योंकि अगर सरकार, अभी ये तो रीजंस देख लेते हैं, सरकार की जो थिंकिंग है, जो किया है, जो लगता है, दिखाई देता है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, सरकार ने वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया, सरकार ने सप्लाई ऑर्डर जारी नहीं किया। डिफेंस कंपनियों की मैं बताता हूँ, 85,000 करोड़ के ऑर्डर्स राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में जो डिफेंस काउंसिल थी, उससे टेंडर अप्रूव हो गए थे, कैबिनेट कमेटी से अप्रूव हो गए थे वो टेंडर। इन स्पाइट ऑफ दैट भी वो वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुए। उस बात को भी आज 1 महीना हो गया। ये इंटेंशन शो करता है कि सरकार अभी थोड़ा सा तेज गति नहीं देना चाहती, कहाँ बाजार को कंट्रोल करना चाहती। अच्छा, रेलवे के अंदर कोई वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुए, वैगन सप्लाई वगैरह की कोई नहीं हुई, सरकार ने आने के बाद किया ही नहीं, मतलब। अच्छा सर, वित्त विभाग द्वारा बाजार गिरा, फाइनेंस डिपार्टमेंट कोई ना कोई स्टेटमेंट जारी करता है, हमेशा करता है कि कोई चिंता का विषय नहीं है, घबराइए मत, बाजार ठीक हो जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था ठीक है, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। तो ये जाहिर होता है इन सब चीज़ों से कि सरकार भी बाजार को क्रैश करना और कूल डाउन करना, दोनों में फ़र्क है। दोस्तों, क्रैश नहीं होगा बाजार में, आपसे बता रहा हूँ, ये कूल डाउन करेगी बाजार। अटल जी के टाइम भी हुआ था कूल डाउन, आई वाज इन दी मार्केट, और ये 6-7-8 महीने चली थी, मतलब गिरावट, मतलब कूलिंग जो थी, ठंडा जिसको चले, डिप्रेशन था थोड़ा, वो 6 महीने 7 महीने चला था, और ये अभी भी 7-8 महीने चलेगा ही, मैं आपसे बता रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा तेज़ी, ना तो कोई शेयर खरीदने लायक रहा था। ऐसे भाव क्या कर दो इन्वेस्ट, मैं कहता हूँ, रिस्क नज़र आती थी, रात को नींद नहीं आती थी उनको लेने के बाद में लोगों को। और लोग रेल विकास निगम का, जिसकी 4 रुपये EPS है, 80 रुपये पी रेशियो, आज भी उसका 70-75 का रह गया होगा, मतलब। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज इट वाज वेरी एसेंशियल, वेरी एसेंशियल टू कंट्रोल दिस मार्केट, टू कूल डाउन दिस मार्केट। और जो कुछ सरकार ने अगर किया, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया यार, इन्वेस्टमेंट के लायक छोड़ा ही नहीं इस बाजार को, मतलब मैं कहता हूँ। अच्छा, ऐसी कोई ग्रोथ भी नहीं थी प्रॉफिटेबिलिटी में, और ये इतनी हाई ग्रोथ आती रहेगी क्या? कोई पॉसिबल है क्या? कोई जो कार है, मान लो होंडा कार मान लीजिए, या टोयोटा की कारें, मोस्ट एफिशिएंट कारें हैं, इनोवा ले लीजिए आप, तो मीडियम लेवल कार,
या फोर्ड ले लीजिए, या है ना, वो कार 200 की रफ्तार 150 की रफ्तार से चल सकती है क्या 5-7 घंटे तक? मान लो 5,000 किलोमीटर का रास्ता तय करना है, वो 150 की रफ्तार चल सकती हो गाड़ी, लेकिन क्या चलना पॉसिबल है? और चलेगी तो टकराएगी निश्चित रूप से, या तो गाड़ी खराब होगी गर्म होकर के, और या वो कहीं टकराएगी या गुड़ेगी या स्लिप होगी, कुछ न कुछ होना है। तो सेम दिन ये प्रिंसिपल ऑफ नेचर है, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर हैं ये सब, मतलब नेचुरल लॉ है ये, जिसको कह सकते हैं नेचुरल, द लॉ ऑफ नेचर अप्लाइज एवरीवेयर, अति सर्वत्र वर्जिते, मतलब। तो इसमें कोई दुख ना करें, कोई अफसोस ना करें। मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है मेरे वीडियो में कि आप इन सब में अगर 10-15% कैश इकट्ठा कर सकते हैं तो कर लीजिए। अच्छे शेयरों को तो बेचिए मत, उनमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। इंडेक्स के, निफ्टी के, सेंसेक्स के, निफ्टी नेक्स्ट 50 के भी शेयरों को जब तक अगर उनकी बहुत ही ख़राब वर्किंग आई है तो बेच दीजिए, थोड़ा बहुत बेचिए उसमें से भी, अगर वो अच्छे शेयर हैं तो। अच्छी कैटेगरी के, अच्छी पेरेंटेज के शेयर हैं, अच्छी पेडिग्री के जो शेयर हैं, अच्छे प्रोडक्ट के, टेक्नोलॉजी के शेयर हैं, उनको मत बेचिए आप। जो कचरा शेयर हैं, जैसे मैं कहता हूँ जोमेटो को मैं कचरा मानता हूँ, आप चाहिए 80 पैसे का शेयर 250 रुपये, क्या मजाक है? मतलब व्हाट इज दिस? मतलब अरे भाई, शेयर की प्राइसेज को तय करने का तो 2 ही बैरोमीटर है, अर्निंग एंड ग्रोथ। तीसरा मैनेजमेंट भी मान लीजिए आप, चलो मैनेजमेंट टॉप पर है, तो क्या जोमेटो का मैनेजमेंट टॉप का मैनेजमेंट है क्या इंडिया का? सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया कोई मैनेजमेंट है ही नहीं क्या? मतलब तो ऐसे शेयरों को, इनमें कभी भी कोई झटका दे सकता है 25-50 रुपये का। जैन टेक का जो शेयर है, जो डिफेंस का शेयर है, जैन टेक्नोलॉजी नहीं, जैन टेक, अच्छा साहब, लॉरस लैब का शेयर है, हो तो बेच डालो ऐसे शेयरों को। मैं बेचने खरीदने की राय नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा खाली विश्लेषण है, मतलब। अच्छा, बीकाजी फूड है, 75 का पी रेशियो, गिर सकता है। रेनबो चाइल्ड हॉस्पिटल का शेयर है। इस तरह के, ये जो एक एग्जाम्पल है, ये मैं खाली, ये मेरी कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं है, इट इज़ ओनली एन एग्जाम्पल। इस तरह के शेयरों को बेच डालो, थोड़ा बहुत बेच डालो, पूरा नहीं तो। रेल विकास निगम का शेयर है, जैसे ये तुम बार बार नाम लेता हूँ, मैंने कईयों को समझाया है, अरे भाई बेच दो रे। एक महोदय मिले आज पार्क पर, बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े मतलब ऐसी एक बहुत इंटेलेक्चुअल पोस्ट से रिटायर हुए, और मैं तो मानता था तो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि रेल विकास निगम का शेयर बहुत दिन पहले बताया था मैंने उनको, मगर बेच डालो इसको, कुछ नहीं इसमें। 550 में खरीदा हुआ था, बेचा नहीं। उन्होंने आज पूछा, मैंने बेच दिया, कुछ नहीं बेचा, मुझे लॉस हो रहा है। तो मैंने कहा यार एक बात बताओ, बड़े लॉस से बचने के लिए छोटा लॉस बुक कर लेना चाहिए, प्रिंसिपल ये नहीं माने वो किसी भी तरह से। नो, घाटा हो रहा है, मैं कैसे घाटा बर्दाश्त कर लूँ? ऐसा कैसे हो सकता है लॉस? तो अब वो रेल विकास को 100 रुपये आना ही है, एनबीसीसी को 100 रुपये आना है, बस 100 रुपये तो है ही, 40 रुपये आना है इसको। मतलब इस तरह इरडा है, आप टीवी पे देखो, रिकमेंड करते मिल जाएंगे, आईएफसीआई को रिकमेंड करते मिल जाएंगे, बड़े बड़े एनालिस्ट जो हैं। अरे काय के लिए कर रहे हो यार? ये 4-4, 5-5, 6-6 रुपये ईपीएस के जो शेयर हैं और 40-40, 50-50 के पी रेशो पे चल रहे हैं, आप लोग इसको रिकमेंड कर रहे हो, बड़े ताज्जुब की बात है यार। मतलब रियली सरप्राइजिंग। मतलब ये नेस्ले, ये जो अच्छे अच्छे जो शेयर हैं, बढ़िया बढ़िया जो शेयर हैं, ये मर गए क्या? मतलब क्या कर रहे हो आप लोग? मतलब एडवाइस दीजिए लोगों को कि इनको शेयरों को बेचकर अच्छे शेयरों में कन्वर्ट करें। हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन का शेयर 175 तक जाकर के 110-12 रुपये आ गया। ऐसे शेयरों को लिक्विडेट करो दोस्तों। ये जो रेट हैं ये भी नहीं रहेंगी, मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं जहाँ तक ख्याल है। हालांकि शेयर बाजार में इस तरह की बात करना गुनाह है, मतलब क्योंकि उल्टा भी होती, देर नहीं लगती है, लोग फिर गालियाँ देते हैं। मतलब लेकिन मैं मोस्ट लोग नहीं, मैं अगर मान लो 10 शेयर मैं कह रहा हूँ ना, का नाम ले रहा हूँ, तो एक शेयर में मान लो उल्टा भी हो जाए तो भी आप फायदे में रहोगे। तो 10-15% आपके पोर्टफोलियो के बराबर की वैल्यू का लिक्विडेट कर लीजिए, कैश रखिए, ख़रीदारी कुछ मत कीजिए, 5-7-10 दिन तक शांत बैठ जाइए और पिक्चर देखिए, क्रिकेट मैच देखिए, एंजॉय कीजिए, संगीत सुनिए और नज़र रखिए बाजार पे, नज़र ज़रूर रखिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि जो वॉरेन बफेट साहब जो थे वो सन 2020 में कोरोना की गिरावट के दौरान, कोरोना से थोड़ा सा पहले उन्होंने $6 बिलियन कैश इकट्ठा किया और कैश इकट्ठा करके रख दिया उन्होंने कि भाई ये बाज़ार गिरेगा जब मैं खरीदूँ, और बाज़ार कोई 10-12-15 दिन गिरा हो, उसके बाद सुधरना शुरू हो गया।
गिरा बहुत ज़ोर से था वो, इतना गिरा था कि रुपए के 4 आने रह गए थे कई शेयरों में। तो सुधरना शुरू हुआ बाज़ारों का। अमेरिका के बाज़ार बहुत तेज़ गति से सुधरे क्योंकि लिक्विडिटी डाली गवर्नमेंटों ने, स्टिमुलेट किया उनको। तो वो ये देखते ही रह गए कि नहीं चढ़ नहीं सकता, चढ़ नहीं सकता, चढ़ नहीं सकता, और वो इस बात को असेस नहीं कर पाए कि सरकारें कोरोना को स्टिमुलेट करने के लिए और लिक्विडिटी डाल रही हैं बाज़ारों में। वो खाली ये देखते रहे लॉकडाउन चल रहा है, बिजनेस बंद है, प्रोडक्टिविटी बंद है, प्रॉफिटेबिलिटी बंद है, लेकिन लिक्विडिटी के पॉइंट के ऊपर उनके दिमाग में वो बात नहीं आई। इतने बड़े आदमी थे वो, बहुत विद्वान आदमी हैं, बहुत सुलझे हुए हैं, लेकिन रह गई, चूक हो गई, और वो $6 बिलियन उनका रखा रह गया एंड ही कुड नॉट मेक द परचेज। हालांकि उनकी तंदुरुस्ती पे इन छोटी मोटी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये वेरी बिग मैन ऑफ द वर्ल्ड इन सो फार द इन्वेस्टमेंट साइज इज कंसर्न। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ, उल्टा भी हो जाता है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि 10-15% तेज मंदी जब थोड़ी गिरावट आएगी ना, तो ये अच्छे जो शेयर हैं आपको बहुत सस्ती रेट पे मिल जाएंगे। या ख़रीदारी करनी है थोड़ी बहुत तो आईटी के शेयरों में कीजिए। आईटी बढ़ा भी नहीं है ज़्यादा, और आईटी के बढ़ने के चांसेस भी हैं। दूसरी बात है कि देश की लोकल पॉलिटिक्स से, देश की लोकल इकोनॉमी से, आप इसको माइक्रो मानिए, मैक्रो या मैक्रो, कोई भी देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश की आर्थिक गिरावट, अपसर्ज एंड डाउनफॉल, इन दोनों से प्रभावित नहीं होता है आईटी सेक्टर। मेरा इन्वेस्टमेंट करने का 3 ही मतलब थे, ना तो इन पे ब्याज का बर्डन है, फर्स्ट क्लास ये डिविडेंड देती हैं, ना इन पर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी नहीं है, ना इन पर कोई पॉल्यूशन कंट्रोल का हेडेक है, ना इनको कोई लाइसेंस चाहिए, है कि नहीं। तो अंडर, अच्छा इन पे कोई ब्याज की बात आ गई, तो ऐसी सूरत में, और अमेरिका पे बेस्ड है, ब्याज की रेटें घट रही हैं। 6-7 नवंबर को मीटिंग है फेड की, 7 तारीख को निश्चित रूप से 0.25 तो कम से कम ब्याज की घटत आएगी ही आएगी, क्योंकि जो 0.50 घटा ना, उसका वहाँ की इकोनॉमी में उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ट्रांसमिट नहीं हो पाया। 0.50 को ट्रांसमिट होने में भी 6-8 महीने लगेंगे। जो भी ब्याज घटता है ना, उसको ट्रांसमिट होने में 8-7 महीने 10 महीने लग जाते हैं, क्योंकि FDR ऊंची रेटों की ली हुई है, वो थोड़ी घटेंगी। बैंकों की स्थिति जब सुधरेगी, वहाँ की जो बैंक ऑफ अमेरिकन जो गवर्नमेंट है, एक्सचेकर है, ट्रेजरी है, वो सेवियर लॉसेज में है, हैवी बर्डन है उस पर इंटरेस्ट का। तो ये सब धीरे धीरे ठोक होगा। दूसरी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जैसे जैसे इंक्लूजन बढ़ेगा इन कंपनियों की वर्किंग में, इंडियन आईटी में, वैसे वैसे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, द स्वर्णिम काल की पहली सीढ़ी पर इंडियन आईटी के शेयर पैर रख चुके हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इनसे बढ़िया इंडिया के अंदर कोई शेयर नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये तो बहुत घटिया काम करते हैं। अब घटिया काम क्या है सुनो बाप, कि साहब ये तो प्रोडक्ट नहीं बनाते, सर्विसेज देते हैं। अरे तो सर्विसेज ही तो हैं जो कुछ है, प्रोडक्ट तो बना दिया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्टवेयर ने बना दिया, एनवीडिया ने बना दिया प्रोडक्ट, तो बाकी उसको प्रोसेस तो यही करेंगे। तो ये पोजीशन है दोस्तों, और आपको खूब अवसर मिलेंगे। खरीदारी में कोई जल्दी ना करें, और कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बिल्कुल तूफानी गति से चढ़ जाएगा बाजार। इतने बड़े ये, क्योंकि कुछ कारणों के कारण गिरा है बाजार, और जो कैश का जो पोजीशन है, जो स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर है, उनमें अगर उनके पीछे कोई घराना नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई अच्छा जमी हुई कंपनियाँ नहीं है, कोई शानदार ग्रोथ नहीं दी थी उन्होंने, तो उन शेयरों से बाहर होने का प्रयास किया। बस मेरा तो यही कहना है। मेरा वीडियो पूरा देखें प्लीज़, जब कुछ समझ में आएगा आप लोगों के। बहुत ख़तरनाक दौर से गुजर रहा है बाज़ार, और अगर ये पसंद आया हो वीडियो आपको, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।